हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्न विद साक्षी में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अतिलोकप्रिय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, शिक्षा की आवश्यकता को समझाइए। एक नवजात शिशु असहाय एवं सामाजिकता से रहित होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उस पर शिक्षा के साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है। इस प्रभाव के कारण बालक का जहाँ एक ओर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है, वहीं दूसरी ओर उसमें सामाजिकता की भावना का भी विकास होता जाता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे प्रौढ़ व्यक्ति के समान अपने उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बालक के व्यवहार में वांछनीय उपयोगी परिवर्तन करने हेतु व्यवस्थित शिक्षा परम आवश्यक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसके बाद दूसरा है, भारतीय समाज का क्या स्वरूप है। भारतीय समाज में अनेक भिन्नताएं हैं। इनके आदर्श, मान्यताएं, नियम, धर्म, रीति रिवाज, पोशाक आदि में पर्याप्त भिन्नता है। अतः भारतीय समाज एक असंगठित समूह है, किंतु भौगोलिक एकता के कारण इसे समाज कहा जाता है। भारतीय समाज में प्रारंभ से राजनीतिक एकता का अभाव रहा। ब्रिटिश काल से ही राजा, महाराजा, नवाब, सूबेदार आदि आपस में लड़ते रहे हैं। भारतीय समाज में बाह्य भिन्नता होते हुए भी आंतरिक एकता बनी रही है। युद्ध काल में सदैव भारतीय समाज ने अपनी व्यापक एकता का परिचय दिया है। अतः यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज में विभिन्नता होते हुए भी एकता है। हुमायूं कबीर ने कहा है, संपूर्ण भारत देश में एक ओर तो हम धर्म एवं संस्कृति के आधार पर एकता की प्रवृत्ति पाते हैं और दूसरी ओर भाषा, आर्थिक और राजनीतिक कारणों पर विघटन है। भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं उसका कारण अभाव, दरिद्रता और निरक्षरता आदि प्रमुख है। इसके बाद फिर तीसरा प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं तो देखते हैं कुछ क्या क्या है। पहला है अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। दूसरा है शिक्षा का आधार स्थानीय हस्तकला। तीसरा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। चौथा है आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर बल। पांचवा मूल्यांकन का आधार वर्ष भर के कार्य की कोई परीक्षा नहीं। छठा अहिंसा पर आधारित शिक्षा। सातवां है स्वतंत्रता प्रधान शिक्षा। आठवां आदर्श नागरिक की शिक्षा। नौवां है सामाजिक अधिकार। 10वां है आर्थिक अधिकार। इसके बाद है वैदिक काल के गुरु शिष्य संबंधों का वर्णन कीजिए। वैदिक काल में गुरु शिष्य के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। वे शिष्यों के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। पहला है शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था करना। दूसरा है शिष्यों को सदाचरण की शिक्षा देना और उनका चरित्र निर्माण करना। तीसरा है शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना। और शिष्यों के क्या क्या कर्तव्य थे। पहला है गुरुकुल की सफाई करना व उसकी पूर्ण व्यवस्था करना। दूसरा है गुरु एवं गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगना एवं भोजन की व्यवस्था करना। तीसरा गुरुओं के सोने से पहले उनके पैर दबाना। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन भी निरंतर होने वाले परिवर्तन का एक अंग है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज के स्वरूप, उसके संगठन और उसकी मान्यताओं और मूल्यों में परिवर्तन आना है। मनुष्य अपनी सुरक्षा समाज के माध्यम से करता है। अतः जब सुरक्षात्मक उपायों में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए शब्द और नए विचार सामने आते हैं। नए विचारों के स्पष्टीकरण और अनुपालन के कारण समाज की मान्यताएं, मूल्य और संगठन में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है
और यह परिवर्तन अधिक व्यापक है क्योंकि इसके अंतर्गत कला, विज्ञान, साहित्य और नवीन तकनीकियों में होने वाले परिवर्तन की बात आती है। इसके बाद छठा प्रश्न है, जनतंत्र और शिक्षा के लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। जनतंत्रात्मक व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को योग्य नागरिकता की शिक्षा देना है। केवल आदर्शों को ही शिक्षा का आधार बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आदर्शों का व्यवहारिक होना भी आवश्यक है। इसलिए व्यवहारिक आदर्शों के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा संकीर्ण ना हो, उदार हो, प्रेरणा का स्रोत हो, साकार आदर्शों पर टिकी हो, व्यक्ति का प्रत्यक्ष सर्वांगीण विकास करती हो, अर्थात वह योग्य शिक्षक हो गया, योग्य इंजीनियर, योग्य डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार तैयार करे। सबको शिक्षा द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार मिले। आदर्श तभी साकार होते हैं जब वे व्यवहारिक होते हैं। लोग स्वस्थ, संपन्न, कर्तव्यपरायण, राष्ट्रभक्त हों, जनहित में काम करने वाले हों, तो जनतंत्र बड़ा ही हितकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए आदर्शवाद और व्यवहारिकता में पर्याप्त समन्वय होना चाहिए। इसके बाद है, मूलपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में समुचित मूल्यों, दृष्टिकोणों, भावनाओं व व्यवहार मानकों की सुव्यवस्थित रूप से विकसित करना ही मूल्य शिक्षा है। हमारी संपूर्ण शिक्षा जीवन मूल्यों से ओतप्रोत हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे कि चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, प्रतिभा का विस्तार हो और आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा ऐसी हो सके कि उससे व्यक्ति को बेहतर मानव बनाने में सफलता मिले। हमारी शिक्षा द्वारा उत्कृष्ट प्रशासक, व्यवसायी, विशेषज्ञ और तकनीशियन मात्र ही नहीं निर्मित हों, बल्कि शिक्षा उत्कृष्ट मानव का निर्माण करें। मूल्योन्मुख शिक्षा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा मूल्यों को विकसित करने, पुनर्स्थापित करने तथा उन्हें परिशोधित करने का कार्य करें। शिक्षा बिना मूल्यों के नहीं चल सकती और ना ही बिना शिक्षा के मूल्यों की प्राप्ति संभव है। इसके बाद है 8वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या समस्या है? हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति समतामूलक सिद्धांतों पर आधारित है, परंतु आधुनिक जनसंचार व मनोरंजन के साधनों तथा वैश्वीकरण की प्रवृत्ति ने अब संस्कृति को बढ़ावा दिया। फलतः हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुए। अपनी पुरानी संस्कृति को पिछड़ी हुई संस्कृति मानकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में अपनी महानता समझी। ऐसी स्थिति में हमने ना तो पूर्णतः अपनी संस्कृति को छोड़ा और ना ही पूर्णतः पाश्चात्य संस्कृति को पचाया। इस प्रकार हम सांस्कृतिक अपचय के शिकार हुए। मानसिक द्वंद्व ने हमें संकीर्ण एवं क्षुद्र विचारों को जन्म दिया। संकीर्ण विचारों के फलस्वरूप हम में जातीयता, सांप्रदायिकता, पृथकता, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। ये प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय एकता के समक्ष एक चुनौती हैं। फिर 9वां प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय है क्या है? आदर्शवाद शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूपों में मानता है। प्राचीन दार्शनिक प्रायः शिक्षा और ज्ञान में भेद नहीं मानते थे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। हर्बर्ट ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इसके बाद है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है? प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकास करने और जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। इसके बाद है, इसी में यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं। मैकडूगल के अनुसार क्या है? मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही शिक्षा है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः प्रवृत्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। इसके बाद है, शिक्षा में अनुशासन के संबंध में श्री अरविंद
ने क्या विचार है कि क्या विचार है। महर्षि अरविंद विद्यार्थी को अनुशासित रखने के पूर्ण हिमायती हैं। वे आंतरिक अनुशासन का समर्थन करते हैं। उनका दावा है कि आंतरिक अनुशासन कृत्रिम व बाह्य अनुशासन से बहुत ही श्रेष्ठ है। वे आंतरिक अनुशासन हेतु व्यक्ति और समाज में प्रचलित वर्णाश्रम धर्म के पालन को महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं कि ज्ञान पिपासा, आत्मज्ञान, पवित्रता तथा त्याग, ब्राह्मणों का साहस, सम्मान, सज्जनता, वीरता और देशभक्त, क्षत्रिय का परोपकारिता, कौशल, हस्तकला, व्यावसायिक उदारता, वैश्यों का आत्मत्याग तथा प्रेम पूर्वक सेवा, शूद्रों का, ये ही आर्यों के गुण थे। इन गुणों का कर्तव्य रूप में पालन करना ही स्वाभाविक आंतरिक अनुशासन है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, वेदांत दर्शन और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेदांत की केंद्रीय समस्या ब्रह्म की धारणा है और इस दर्शन में ब्रह्म तत्व के अन्वेषण पर बल दिया जाता है। वेदांत दर्शन को उपनिषद की सर्वाधिक प्रामाणिक टीका माना गया है। वेदांत समस्त दर्शनों का मुकुटमणि है। इसमें चेतन ब्रह्म का प्रतिपादन बड़ी कुशलता से किया गया है। भारतीय वाग्गम्य में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वेदांत इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को सर्वाधिक प्रधानता देता है। मोक्ष सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष पर अन्य दर्शनों में भी विचार किया गया है, किंतु वेदांत में मोक्ष पर जितना प्रामाणिक, सूक्ष्म एवं सारगर्भित विवेचन किया गया है, उतना किसी अन्य दर्शन में नहीं किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति के लिए बालक को तैयार करना। शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति ज्ञान द्वारा संभव है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, अतः शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। सच्ची शिक्षा के बिना वेदांत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम शब्दों का प्रयोग शिक्षा की क्रिया में होता है, परंतु दोनों शब्दों में अंतर है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विषयों, क्रियाओं, विधि विधान का संगठन होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य विषयों और वस्तुओं का एक क्रम होता है, जिससे विद्यार्थी को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। इसके बाद है 14वां प्रश्न, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है दार्शनिक आधार, दूसरा है सामाजिक आधार, तीसरा मनोवैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक आधार। दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक आधार। और इसके बाद है 15वां प्रश्न, शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, अर्थात विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने कहा है, शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। जॉन डीवी कहते हैं, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। बटलर कहते हैं, शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। पेस्टालॉजी कहते हैं, व्यक्ति के जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक समृद्ध एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। अरस्तु कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, आधुनिकीकरण से क्या आशय है। आधुनिकीकरण का सरल और संक्षिप्त अर्थ है वह प्रयास करना या ऐसा प्रभाव डालना जिससे कि एक व्यक्ति, संस्था, समुदाय या समाज आधुनिक या नए समझे जाने वाले मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों, संस्थाओं व संगठनों को अपनाने का प्रयास करें। सामान्य तौर पर जब भी हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो पाश्चात्य जनतांत्रिक देशों, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आदि द्वारा प्राप्त की गई महान औद्योगिक प्रगति तथा भौतिक सुख सुविधाओं की सुलभता के संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की दिशा इंगित करने वाला एक संप्रदाय आधुनिकीकरण माना जाता है। आधुनिकीकरण में परंपरागत समाज का
आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तन का लक्ष्य अंतर्निहित रहता है। इसके बाद है इस्लामी मत में इल्म और तालीम की क्या अवधारणा है। इल्म और तालीम मुख्यतः अरबी भाषा के शब्द हैं। दोनों का अर्थ ज्ञान, उपदेश, शिक्षा और योग्यता है। इल्म और तालीम में वही संबंध है जो विद्या और शिक्षा में है। इल्म वह है जो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में मनुष्य के नजात मोक्ष पाने के लिए सदाचरण कर्तव्य क्रम के रूप में सन्निहित है। तालीम वह है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य लौकिक जीवन में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करने की काबिलियत प्राप्त करता है। इसके बाद है शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक विशेष क्षेत्र है। शिक्षा दर्शन दो युग्मों से मिलकर बना है, शिक्षा और दर्शन। इसमें शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को समृद्ध बनाकर बाह्य विकास की बहुआयामी पृष्ठभूमि विनिर्मित करती है। वहीं दर्शन मानव जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु लक्ष्य निर्देशित दृष्टिकोण, विचार, विश्वास, मूल्य तथा मानदंड का निरूपण करता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय और संस्कृति की परिधि से घिरे विचार और अवबोध का अंतर्राष्ट्रीय परिधि पर विस्तार ही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है। अपनी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के प्रति पक्षपातपूर्ण विचार दूसरे राष्ट्र एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का सही और निष्पक्ष आकलन नहीं करने देते। डॉक्टर वॉल्टर एच.सी. लेब्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवबोध इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति में किस राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। गोल्डस्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्यों का ही सदस्य नहीं बल्कि विश्व का नागरिक भी है। इसके बाद है मानव मूल्यों से क्या तात्पर्य है। मानव मूल्यों से क्या तात्पर्य है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए सील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द मूल्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि निकटतम शब्द है। सील सर्वत्र भूषण का कार्य करता है। कहीं कहीं सील शब्द चरित्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तब वह मूल्य कहलाता है। मूल्य एवं आदर्श ये दोनों ही चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंगीकृत या आत्मसात किए हुए मूल्य ही जीवन आदर्श बनते हैं। जब मूल्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है तब मूल्य विशेष पर निर्णय ले लिया जाता है और उसे जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है, तभी वह आदर्श बनता है। इसके बाद है शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य क्या है। तो टैगोर के शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य निम्न है। पहला है बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। दूसरा है आध्यात्मिक उन्नति के लिए वातावरण उत्पन्न करना। तीसरा बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना ताकि वे सामाजिक जीवन में सफलता के साथ भाग ले सकें। चौथा है शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य बालकों में प्रकृति द्वारा सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। पांचवा प्रकृति और जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ये हो गए शांति निकेतन के उद्देश्य। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों में उपजने वाली वह भावना है जिसमें वे आपसी विभेदता एवं मनोमालिन्य को त्याग कर राष्ट्र पर पड़ने वाली विपदाओं के समय एक सूत्र में बंधकर किसी हद तक सेवा भाव एवं प्राणोत्सर्ग करने से भी पीछे नहीं हटते। राष्ट्रीय एकीकरण एक दृढ़ इच्छा शक्ति का पक्का इरादा है जो राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों में संगठित होने की भावना पैदा करता है। जॉन ब्राउबेकर ने लिखा है, साधारण रूप से इसका आशय है राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति से भी ज़्यादा वफादारी रखना। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में का कहना है, राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं सन्निकटता की भावना सामान्य नागरिक
की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। इसके बाद है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। इसके बाद है अद्वैत दर्शन के अनुसार अविद्या का अर्थ बताइए। अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अज्ञान, भ्रम, मूर्ख या विद्या के विपरीत है, अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू ग्रंथों में प्रयोग किया गया है। साथ साथ उपनिषद सहित बौद्ध ग्रंथों में बहुतायत से इसका प्रयोग किया गया है। अद्वैत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में माया तथा अविद्या शब्दों के समानार्थी शब्द माना है, परंतु बाद में दार्शनिकों ने इन दोनों में अंतर बताया है। शंकराचार्य का मत है कि ईश्वर एक बीज शक्ति का नाम माया है। माया रहित होने पर ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती और न वह जगत की सृष्टि करता है। वह अविद्यात्मक बीज शक्ति अव्यक्त कही जाती है। यही ईश्वर में आश्रित होने वाली महाश्रुति रूपिणी है, जिसमें अपने स्वरूप को न पहचानने वाले संसारी जीव सोते रहते हैं। इसके बाद है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकास करने तथा जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही शिक्षा है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः प्रवृत्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। इसके बाद 26वां प्रश्न है वर्तमान पाठ्यक्रम में क्या दोष है, इनके सुधार के उपाय बताइए। तो इसमें है अपने देश में पाठ्यक्रम का निर्माण उन विशेषज्ञों द्वारा किया गया था जो विदेशी थे। पाठ्यक्रम में बहुत सी दुर्बलताएं हैं। पाठ्यक्रम दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार पर नहीं बने हैं। पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। व्यावसायिक, औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव है। परीक्षा की प्रधानता है। धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की गई है। इसके बाद है सुधार के उपाय। इसमें क्या क्या है। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिसमें बालक को व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान अधिक हो। पाठ्यक्रम व्यवसाय परक बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को परीक्षा प्रधान न बनाकर उसे उपयोगिता प्रधान बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक उसमें रुचि ले। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जो बालक के जीवन से हमेशा जुड़ा रहे। इसके बाद है संस्कृति का अर्थ बताइए। संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोग इसे संपूर्ण जीवन के व्यवहार से व्यापक रूप में सार्वभौमिक अर्थ देते हैं, तो कुछ लोग उसे व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, बोलचाल तक ही सीमित रखते हैं। कुछ की दृष्टि में सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं ही संस्कृत हैं। बाह्य नकली सौंदर्य भी कुछ की दृष्टि में संस्कृत की श्रेणी में आता है। बहुत से व्यक्ति समाज में प्रचलित संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य की प्रगति को संस्कृत मानते हैं। कोई व्यक्ति जितनी अधिक भाषाओं को जानता है, बोलता है, अधिक ज्ञानवान है, मौज मस्ती और ऐश्वर्य के साथ रहता है, वह उतना ही अधिक सुसंस्कृत है। इसके बाद है पाठ्यक्रम की उपयोगिता। तो क्या क्या है। पहला है पाठ्यक्रम शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। दूसरा शिक्षार्थी के लिए उपयोगी होगा। तीसरा है समाज के लिए उपयोगी। चौथा सांस्कृतिक उन्नयन एवं संवर्धन के लिए उपयोगी। पांचवा है अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म तथा अवबोध के विकास के लिए उपयोगी। छठा है शिक्षा की
शिक्षा की समान संरचना एवं समानता की स्थापना के लिए उपयोगी। शिक्षा को नवीन मंतव्यों से अलंकृत करने में उपयोगी। इसके बाद है 29वां प्रश्न, शिक्षा दर्शन एवं अनुशासन का संबंध बताइए। दर्शन अनुशासन का स्वरूप निर्धारित करने तथा उसको स्थापित करने में सहायक होता है। प्रायः अनुशासन का स्वरूप देश, काल, परिस्थिति तथा राजनीतिक प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। इसी कारण आदर्शवाद ने प्रभावात्मक अनुशासन, प्रकृतिवाद ने मुक्तात्मक अनुशासन, तो प्रयोजनवाद ने सामाजिक अनुशासन का समर्थन किया है। क्या क्या है? आदर्शवाद ने प्रभावात्मक अनुशासन और प्रकृतिवाद ने मुक्तात्मक अनुशासन, तो प्रयोजनवाद ने सामाजिक अनुशासन का समर्थन किया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निहित दार्शनिक दृष्टिकोण छात्रों को स्वतः अनुशासित बनने अर्थात आत्मानुशासन को अपनाने पर बल देता है। इससे स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है। धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र द्वारा महत्व देने के कारण धर्मविहीन शिक्षा संचालित हो रही है। इससे छात्रों में नैतिकता एवं उत्तम चारित्रिक गुणों का लोप हो रहा है। अनुशासन की स्थापना में दिक्कत आ रही है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। अतएव स्पष्ट है कि अनुशासन भी दर्शन से प्रभावित होता है। इसके बाद है 30वां प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक वातावरण में दूसरे व्यक्ति, सामाजिक समूह तथा आचरण के प्रतिमान निहित होते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था एवं उनका वर्णन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक समस्याओं के लिए समाजशास्त्र का प्रयोग करता है। इसके बाद है 31वां प्रश्न, उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद आत्मा को पूर्ण, अखंड एवं अनश्वर मानते हैं। वह मानव जीवन का लक्ष्य वर्णन करते हैं। यह तत्व संबंधी संसार को अवास्तविक तथा परासत्ता संबंधी संसार को वास्तविक मानते हैं। शंकर यथार्थता के 3 क्रमों का वर्णन करता है। सबसे उच्च यथार्थता केवल परासत्ता संबंधी है। वह अंधेरी रात्रि में एक रस्सी को सांप समझ लेने का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि रस्सी की वास्तविकता और सर्प की अवास्तविकता के बीच में एक और स्तर है, वह है हमारा सांसारिक जीवन। यह एक विभ्रम है जो कि सर्प की अवास्तविकता जानने से कुछ और थोड़ी देर तक बना रहता है। जब मनन द्वारा हमारे सांसारिक जीवन की अवास्तविकता समझ में आने लगती है तो इस ज्ञान द्वारा हमारे सामने से संसार की वास्तविकता का पर्दा उठ जाता है, हमारे जीवन की झूठी प्रकृति का पता लग जाता है। इस प्रकार इस चिंतन में एक ऐसी सर्वसत्ता का वर्णन किया जाता है जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, जो सब गुणों तथा विशेषताओं से रहित होता है। वास्तव में उपनिषद की विचारधारा में ब्रह्म के 2 रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। निर्गुण ब्रह्म अमूर्त रूप ही है। इसके बाद है 32वां प्रश्न, प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत है, पहला है जगत की प्रकृति अनिश्चित है। दूसरा, जगत अनेक तत्वों से बना है। तीसरा है जगत के पीछे कोई अनुभवतीत सत्ता नहीं है। चौथा है ज्ञान क्रिया का प्रतिफल है। पांचवा जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। छठा, जीवन के मूल्य बदलते रहते हैं। सातवां, प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। आठवां, प्रयोजनवाद लचीलेपन में आस्था रखता है। नौवां है अंतिम सत्ता निर्माण अवस्था में है। 10वां, प्रयोजनवाद वर्तमान तथा भविष्य में आस्था रखता है। प्रश्न संख्या 33 क्या है? आधुनिक भारतीय शिक्षा में बहु शिक्षा का योगदान बताइए। तो आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन के रूप में बहु शिक्षा के अभिन्न कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य विद्यालयों का आयोजन। दूसरा, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन। तीसरा है स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन। चौथा, खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन। पांचवा, प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन। छठा, बहुशिक्षक एवं सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन। सातवां, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन। आठवां, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु, नियम और परीक्षा का आयोजन। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, गांधी
जी की शिक्षण विधि का उल्लेख कीजिए। शिक्षण विधि में गांधी जी महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। इस परिवर्तन की दिशा में वे पहली बात यह चाहते थे कि शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये चाहते थे कि शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो। क्राफ्ट को वो केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर चरित्र निर्माण का साधन भी मानते थे। इस क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा के द्वारा वे बालकों को हाथ की शिक्षा देना चाहते थे। इसके बाद है प्राचीन काल में शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम था। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से था कि बालक परिवार में रहकर वर्णमाला सीखता था। इसके बाद वह प्राथमिक विद्यालय में शब्द विद्या सीखता था, जहां उसे व्याकरण का बोध भी कराया जाता था। इसके पश्चात जब व्याकरण के अध्ययन तथा साहित्य और भाषा में आवश्यक ज्ञान वह प्राप्त कर लेता था, तो उसे तर्क सिखाया जाता था और उसे शिल्प विद्या दी जाती थी। इस प्रकार उसमें तार्किक शक्ति, सौंदर्य अनुभूति, वस्तुएं निर्माण करने की व्यवहारिक कुशलता तथा सुडौल क्रम, अनुपातिक क्रम तथा वस्तुओं की रचना में सौंदर्य का ज्ञान हो जाता था। इस प्रकार की शिक्षा सामान्य शिक्षा के पश्चात इसे कुछ वितरित एवं तकनीकी विषय जैसे चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र इत्यादि सिखाए जाते थे। इसके बाद 36वां है, महर्षि अरविंदो ने शिक्षा के उद्देश्य के विषय में क्या विचार थे। महर्षि अरविंद शिक्षा का मूल आदर्श विकास की चरम सीमा पर पहुंचने अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मानव को इस योग्य बनाना कि अति मानव तक वह विकसित हो सके। इसके बाद है मूल्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो मूल्य को संस्कृत भाषा में इष्ट शब्द से संबोधित किया जाता है। इष्ट का अभिप्राय है वह जो कि इच्छित है। इस प्रकार मूल्य के मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्यों को चुना जाता है। दूसरे शब्दों में लक्ष्यों के चुनाव में सहायक मानदंड ही मूल्य है। फ्लिंक के शब्दों में मूल्य वह प्रमाणीकृत मानक है जिससे व्यक्ति अपनी रुचियों से प्रभावित होता है और अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चयन करता है। पर्सी ने लिखा है, किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तुओं में एक संबंध स्थापित हो जाता है। इसके बाद है जनतंत्र और शिक्षा से आप क्या समझते हैं। जनतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जनतंत्र में शासन प्रजा के हाथ में होता है और जनता प्रशासन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि जनता शिक्षित नहीं होगी तो वह अपने जनमत के अधिकार का उपयोग ठीक से नहीं कर पाएगी। वह स्वतंत्र निर्णय लेकर विवेक और तर्क के आधार पर अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव तभी कर सकती है जब वह शिक्षित और नागरिकता के गुणों से युक्त हो। यदि चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित में काम करते हैं तो वे पुनः चुने जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें हटाकर दूसरे प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है। उपयुक्त व्यक्तियों के चुनाव से जनता के हितों की रक्षा तो होती ही है, समाज को नैतिक सबल प्राप्त होता है और राष्ट्र की समृद्धि होती है। यदि जनता चरित्रहीन, अनैतिक, अशिक्षित होगी तो उसके प्रतिनिधि भी वैसे ही होंगे। ऐसे लोग शासन को जनहित में चलाने के योग्य नहीं होते। इसलिए जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाए। इसके बाद है 39वां प्रश्न, शिक्षा और दर्शन के संबंधों का वर्णन कीजिए। शिक्षा और दर्शन के संबंध है दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। दर्शन सैद्धांतिक एवं विचार मूलक है तथा शिक्षा व्यवहार मूलक है। दर्शन शिक्षा का पूरक है। दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है। शिक्षा का एक आधार दर्शन भी होता है। दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्म और मूल्यों से है। शिक्षा विभिन्न ढंग से दर्शन से संबंधित है। एक ही बार पर। इसके बाद है 8वां, दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं।